मंगलवार यानी 5 नवंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पूरे होंगे। इससे पहले अब पूरा ध्यान स्विंग राज्यों की तरफ है। प्रेसिडेंट के चुनाव में उन राज्यों को स्विंग स्टेट्स या बैटल ग्राउंड कहा जाता है, जहां परिणाम किसी भी तरफ जा सकते हैं। बाकी राज्यों के नतीजे लगभग तय होते हैं। एटलिस इंटेल के ताजा सर्वे के मुताबिक सभी 7 स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का पलड़ा भारी लग रहा है। चुनाव से पहले आखिरी रविवार को दोनों उम्मीदवारों रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट कमला हैरिस ने जोरदार प्रचार किया। जहां कमला हैरिस का जोर डर, नफरत और अशांति से मुक्ति के लिए वोट की अपील की, वहीं ट्रंप ने भड़काऊ शैली में डेमोक्रेट्स को शैतान बताया और साथ ही अपने खिलाफ तमाम तरह की साजिश की भी बात कही। इसी बीच इस बात पर की आशंका और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है कि अगर ट्रंप की हार हुई तो क्या वे इसे स्वीकार करेंगे। ट्रंप अभी तक ऐसे सवालों के जवाब देने से बचते रहे हैं और बार बार चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताते रहे हैं। अमेरिका चुनाव का ताजा हाल वॉशिंगटन डीसी से बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय सूरी। कड़ा मुकाबला चल रहा है, कठिन मुकाबला चल रहा है। इलेक्शन सर पे आ गई है, लेकिन कुछ निश्चित नहीं कि कौन जीतेगा, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। बहुत ज़बरदस्त टक्कर है। देखा जाए तो अमेरिका की 50 स्टेट्स हैं, लेकिन माना जाता है कि 50 में 43 में लगभग निश्चित है कौन जीतेगा। उदाहरण के तौर पर देखें तो कैलिफोर्निया में माना जाता है कि डेमोक्रेट ही जीतेंगे, कैंसस में माना जाता है कि रिपब्लिकन पार्टी ही जीतेगी। तो बाकी बची 7 स्टेट, इन्हें कहा जा रहा है स्विंग स्टेट या बैटल ग्राउंड स्टेट। स्विंग स्टेट क्योंकि यहाँ पर जो है नतीजा इधर से उधर स्विंग हो सकता है, बैटल ग्राउंड क्योंकि युद्ध यही है। ये 7 स्टेट हैं। उत्तर में आप देखें तो विस्कॉन्सिन, मिशिगन और पेंसिल्वेनिया। पूर्व में है जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना। दक्षिण में पश्चिम की ओर हैं नेवाडा और एरिज़ोना। यहाँ पर दोनों पार्टियों का पूरा जोर है। जो लीडर्स के दौरे हैं यहाँ ज़्यादा लग रहे हैं, खर्चे यहाँ ज़्यादा हो रहे हैं, लोगों को मनाने की कोशिश यहाँ ज़्यादा ज़ोर से की जा रही है। तो इन पर अब निर्भर है कि ये किस तरह वोट डालेंगे, किसे भेजेंगे व्हाइट हाउस, किसे बनाएंगे राष्ट्रपति। तो अमेरिका में इस बार राष्ट्रपति पद के दोनों ही उम्मीदवार अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। कमला हैरिस जहां फ्री वॉइस पर जोर दे रही हैं, वहीं ट्रंप अमेरिका को फिर से ग्रेट पावर बनाने की बात कर रहे हैं। As president, I will do everything in my power to end the war in Gaza. To bring home the hostages, end the suffering in Gaza, ensure Israel is secure, and ensure the Palestinian people can realize their right to dignity, freedom, security, and self-determination. So in these final hours, let us remember that there is power in knowing that we are together, and let us remember that your vote is your voice, and your voice is your power. With your vote on Tuesday, I will end inflation. I will stop the invasion of massive numbers of criminals coming into our country. Thank you very much, Kamala and Joe. And I will bring back the American dream, and we'll bring it back stronger than ever before. But this is all you need to know. Kamala broke it, and we will fix it, and we're going to fix it fast. Every day, they're talking about extending hours and stuff. Who ever heard of this stuff? We should have one-day voting and paper ballots. चलिए अब बात करते हैं बाजार की। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शुरुआत बिकवाली के साथ हुई। सेंसेक्स निफ्टी 1% से ज्यादा गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 942 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 309 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, आपसे जानना चाहेंगे आज बाजार की हाईलाइट्स के बारे में। देखिए, बाजार की हाइलाइट्स की बात करें तो ग्लोबल संकेतों के विपरीत आज बाजार में एक जबरदस्त बिकवाली का माहौल रहा। निफ्टी 24,000 के नीचे चला गया, जो एक बड़ा साइकोलॉजिकल लेवल था। और जैसे कि आप कह रहे थे कि जो ओवरऑल सेक्टर्स हैं सारे के सारे आपको लाल निशान में बंद होते हुए दिखाई पड़े। अगर हम सरकारी बैंक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत बाउंस बैक इंट्राडे यहाँ देखने को मिला, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो रियल एस्टेट, एनर्जी, मीडिया
और ऑटो सेक्टर में आपको काफ़ी अच्छी बिकवाली ऊपर के लेवल से आती हुई नज़र पड़ी। और अगर हम जनरल बात करें ऑटो क्षेत्र की, तो अच्छे नंबर्स के बावजूद भी यहाँ बिकवाली और प्रॉफिट टेकिंग आपको हावी दिखी। मिड कैप एंड स्मॉल कैप शेयरों में भी बिकवाली हावी थी। इनफैक्ट बाजार का एडवांस डिक्लाइन रेशियो 1:5 था, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 5 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई पड़ रहे थे। यतिन, ये भी बताएं कि बाजार में आज कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? देखिए, अगर हम निफ्टी कंपनियों की बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा शानदार एसयूवी सेल्स के बाद यहां आपको जबरदस्त गेन आते हुए दिखाई पड़े। इनफैक्ट एमएनएम मार्केट का टॉप गेनर था, 2% की तेजी। इसके अलावा टेक महिंद्रा, सिप्ला और सरकारी बैंक्स जैसे कि एसबीआई, यहां खरीदारी का माहौल आपको दिखा। फ्लिप साइड पे ऑटो नंबर अच्छे होने के बावजूद हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में मुनाफा वसूली, 4% की गिरावट। ग्रासिम, बजाज ऑटो और अदानी पोर्ट जैसे शेयरों में भी आपको 2 से 4% के बीच की मंदी दिखी। अगर हम स्टॉक्स जहां अच्छा एक्शन था मिड कैप में उसकी बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर, सुंदरम फाइनेंस, एनएमडीसी अच्छे मंथली नंबर्स दिखाने के बाद और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसे काउंटर्स में 2 से 4% के आसपास की तेजी रही। हालांकि जो सरकारी कंपनीज हैं, पीएसयू, डिफेंस स्टॉक्स हैं, रेलवे स्टॉक्स हैं, यहाँ 5% की औसतन बिकवाली आपने देखी। इसके अलावा एफएनओ में वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी गिरावट देखी और सोलर इंडस्ट्रीज में भी ऊपर के लेवल से मुनाफा वसूली रही। शुक्रिया यतिन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया ने सीएनबीसी आवाज से खास बातचीत में कहा कि इस समय लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट दिख रहा है। साथ ही मनीष सुंथालिया ने यह भी कहा कि कंज्यूमर सेगमेंट में गिरावट की वजह से नतीजों पर असर दिखा है। 2020 से 2024 में फिस्कल डेफिसिट जो है ग्रोथ को सस्टेन कर रहा था। अब वो फिस्कल डेफिसिट का जो नंबर है वो काफी रिड्यूस हो गया है FY25 के बजट में। तो क्या है कि ये सब आपको देखने को मिल रहा है बैंकों की जो डेलिंक्वेंसीज हो रही हैं, क्योंकि हाउस होल्ड लेवरेज जो बढ़ा हुआ था 2020 से 24 तक वो अब सडनली कम होने को है, तो डिफॉल्ट हो रहे हैं। फिर आपकी कंज्यूमर सेक्टर में कोई ग्रोथ है नहीं। रूरल कंज्यूमर पहले ही प्रॉब्लम में था, अर्बन कंज्यूमर नया एक प्रॉब्लम क्रिएट हो दिखता हुआ दिख रहा है। तो कंजम्पशन तो हैज फॉलन ऑफ द क्लिफ। डिलिंक्वेंसीज टायर 2 बैंक्स वगैरह में हमको देखने को मिल रही है। इस समय बेसिकली यही है कि ब्रॉडर मार्केट्स में थोड़ा सा जो फ्रॉथ है वो कम होगा और लार्ज कैप में ज्यादा कंफर्ट है। इंडेक्स बहुत ज्यादा यहाँ से गिरता हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि बैंक्स, आईटी जो कि मेजरली आपके इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स है और वैल्यूएशंस और ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कंड्यूसिव है, यहाँ पर इनफ्लोज होने की गुंजाइश है और यहाँ पर रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस होने की गुंजाइश है बनिस्बत ब्रॉडर मार्केट्स में, जो कि लास्ट 2-3 साल में काफी अच्छे रिटर्न्स बने और इस साल हो सकता है कंसोलिडेशन पीरियड हो। मार्सिलेस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के फाउंडर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर सौरभ मुखर्जी का कहना है कि मिड कैप में लार्ज कैप से ज्यादा करेक्शन रहेगा। सीएनबीसी आवाज के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंगल के साथ पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आगे भी बड़ी गिरावट आ सकती है। मिड कैप में भी मैं कहूँगा 2 कैटेगरी बन गए हैं। एक तो है जो फिर से ये कॉन्ट्रैक्टर इकोनॉमी, राइट, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट या पीएसयू के कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे स्टॉक 3 साल में 6 गुना, 7 गुना, 8 गुना चली है, लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लोज देखो, वो कमज़ोर हैं। वहाँ पे जो 60, 70, 80, 90 टाइम्स पे जो मिड कैप्स ट्रेड कर रहे हैं एंड जहाँ पे फंडामेंटल्स कमज़ोर हैं, वहाँ पे मेरे ख्याल से करेक्शन आएगी। ये वाली करेक्शन शुरू नहीं हुई है। मिड कैप्स में कमज़ोर मिड कैप की अभी भी पिटाई शुरू नहीं हुई है। आई थिंक वो पिक्चर अभी भी आना बाकी है। आयरॉनिकली अब तक जो लास्ट एक महीने का एक्शन देखा है वो काफ़ी हद तक लार्ज कैप्स में फोकस्ड रहा है। मिड कैप का करेक्शन मेरे ख्याल से लार्ज कैप से ज़्यादा रहेगा, बिकॉज मिड कैप की जो कंपाउंडिंग रही है वो ज़्यादा भागी है, राइट। अगर आप लास्ट 3 इयर्स देखें, BSE 500 करीबन 30, लास्ट 4 इयर्स देखिए, लास्ट 4 साल में BSE 500 करीबन 30-35% पे कंपाउंड किया है। बट लास्ट 3 साल में निफ्टी उतना नहीं भागा जितना कि स्मॉल कैप भागा है। एंड जाहिर है देयरफॉर ओवर अ 6 मंथ पीरियड स्मॉल कैप की करेक्शन ज़्यादा होगी एंड फिर वहाँ पे भी आई थिंक क्वालिटी वर्सेस नॉन क्वालिटी का एक डिस्टिंक्शन आ जाएगा। तो अगेन क्योंकि हम रिसेंसी बायस से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वैसे तो खैर मिड और स्मॉल कैप भी 8-9% गिरे हैं, लेकिन आपके हिसाब से ये तो अभी कुछ भी नहीं है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो रैली हुआ है, राइट। अगर हम स्मॉल कैप की रैली देखें वो निफ्टी से कहीं ज़्यादा रही है। इनफैक्ट
अगर हम 3 महीने पहले अपर में बैठते तो हम देखते कि निफ्टी की वेटेज एज अ परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल स्टॉक मार्केट इज आई थिंक एट अ 10 ईयर लो, राइट। तो बिकॉज स्मॉल कैप इतना भागा है कि निफ्टी की वेटेज स्मॉल कैप की तुलना में एक्चुअली काफ़ी घट गई है। उसके कॉन्टेक्स्ट में निफ्टी में जो कमज़ोर स्टॉक हैं वो ज़्यादा पिट रहे हैं। जो पूरी स्मॉल कैप की जो सफाई है वो मेरे ख्याल से 2025 की डिफाइनिंग कहानी रहेगी, एंड दैट्स वेयर आई थिंक अ लॉट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स रियली विल बी टेस्टेड। उनकी एक परीक्षा ली जाएगी, मार्केट उनकी परीक्षा लेगी, कैन यू होल्ड योर नर्व व्हेन यू आर सीइंग कंपनीज विद वीक फंडामेंटल्स पुल बैक। FIIs की बिकवाली पर निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कहना है BSE के मेंबर रमेश तमानी का। मुहूर्त ट्रेडिंग के मौके पर रमेश तमानी ने कहा कि FIIs ने भारत में निवेश का सिर्फ 1% हिस्सा बेचा है। साथ ही उन्होंने डिजिटल इंफ्रा और वैक्सीन से जुड़ी फार्मा कंपनियों में निवेश की सलाह दी है। The FIs own about 800 billion worth of equity in India. 800 billion. They've sold 10 billion, about 1% of that. So that is their right. I don't think we should begrudge them. Lete hain, bechte hain, market becomes healthy because of that. So I am not at all concerned with the fact that they sold 10 billion. That is their right to have sold it. And why should we tell them after putting 800 billion and they've taken 1% out? Why are we getting angry about that or why are we getting upset about that? मैंने जैसे बता चुका हूँ कि जो 2 थीम मुझे पसंद है ये साल में, एक जो थीम है वो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है। जो इंडिया में हो रहा है डिजिटल में शायद कोई देश में नहीं हो रहा है। Not only will it expand in India, for example, ONDC, PAN issuance, eKYC, Aadhaar card, that will now spread to other countries also. Plus, I think they will take market share away from physical money transactions. Then the number of mid-cap companies in the pharma space that are looking to develop absolutely novel vaccines for dengue, for example, vaccines for breast cancer, vaccines or pills for antibiotics. So I think that will be a promising thing because for the first time we are not reverse engineering or making only generic things. We are also doing intellectual property work, and these companies are surprisingly still in the mid-cap pharma space. अक्टूबर में ऑटो बिक्री के आंकड़े अनुमान से अच्छे रहे हैं। अक्टूबर के ऑटो बिक्री की पूरी जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी यतिन मोता। तो ट्रेंड तो बता रहे हैं कि फेस्टिव सीजन सेल्स का जो होलसेल नंबर है वो ठीक ही ठाक रहा है, बाजार के अनुमान से बेहतरी प्रदर्शन रहा है। M&M की बात सेपरेटली करेंगे, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो ऑटो नंबर्स आए, यहाँ जो 2 व्हीलर की सेल्स है वो काफ़ी शानदार रही है। इनफैक्ट अगर हम बात करें हीरो मोटोकॉर्प की तो यहाँ रिकॉर्ड सेल्स आपको देखने को मिला है। इनफैक्ट जो फेस्टिव सीजन सेल्स है यहाँ 14% की आपको वृद्धि देखने को मिली है। और अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो 18% की अक्टूबर के महीने में सेल्स बढ़ी है। 6.69 लाख यूनिट्स की बिक्री आपको होती हुई दिखाई पड़ी है। अगर हम TVS मोटर्स की भी बात करें तो यहाँ भी अच्छी सेल्स रही है। अक्टूबर की सेल्स 14% बढ़ी है। और अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल स्कूटर्स की बात करें तो 45% की ज़बरदस्त ग्रोथ, बेस छोटा है लेकिन हाँ 45% की ग्रोथ यहाँ भी देखने को मिली है। रॉयल एनफील्ड लगभग 90,000 1 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, लेकिन 1,10,000 यूनिट्स की बिक्री का आपको फिगर आता हुआ दिखाई पड़ा है। 31% की ज़बरदस्त सालाना ग्रोथ आपको अक्टूबर महीने में दिखाई पड़ी है आइशर मोटर्स के लिए। 4 व्हीलर्स की बात करें तो स्मॉल कार सेगमेंट में दिक्कत है। इसके लिए हंडे की बात करें तो 2% की बिक्री केवल हुई है। मारुति की बिक्री केवल 4% बढ़ी है। 2,06,000 यूनिट्स के आसपास इन्होंने बेचे, लेकिन अनुमान से बेहतर है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है देखना कि जो 4 व्हीलर सेल्स की एक्सपेक्टेशन थी उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस आई है। और टाटा मोटर्स की बात करें तो CV सेगमेंट्स में थोड़ा दबाव है, लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल सेल्स की तो 81,000 यूनिट्स के आसपास बिक्री आई है, अनुमान के मुताबिक ही आई है। तो ओवरऑल जो सेल्स नंबर्स आए हैं हाल फिलहाल अक्टूबर के महीने के फेस्टिव सीजन के, वो ठीक ठाक रहे हैं। फेस्टिव सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की है। पिछले साल के मुकाबले फेस्टिव सेल्स में 23% का इजाफा हुआ है। अब कारोबारियों की नजरें अब वेडिंग सीजन पर हैं। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, फेस्टिव सीजन की बात करें तो सेल्स नंबर्स क्या कह रहे हैं और आने वाले वेडिंग सीजन से ट्रेडर्स को क्या उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए फेस्टिव सीजन में लोगों ने जमकर खरीदारी की और जो बिक्री का आंकड़ा है वो 5 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। इसमें अगर बात करें ऑनलाइन सेल, जिसमें खासतौर से फ्लिपकार्ट, अमेजन जैसी ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए सेल हुए, जिसमें लगातार बिग बुलियन डे और ग्रेट इंडिया फेस्टिवल चल रहा था, इसमें जो बिक्री है करीब 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। ये पिछले साल के मुकाबले
23% ज्यादा की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई है। इसमें खासतौर से देखें तो सबसे ज्यादा बिक्री स्मार्टफोन, कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी प्रोडक्ट्स की हुई है। वहीं अगर हम ऑफलाइन सेल की बात करें तो जो CAIT यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड है, उसने जो डाटा दिया है उसके मुताबिक जो लोकल शॉप्स हैं वहां पर जो बिक्री हुई है वो 4.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास की हुई है। तो ये कुल मिलाकर जो आंकड़ा है ये 5 लाख करोड़ के ऊपर का बैठता है। अगर हम बात करें तो कारोबारी इससे बेहद उत्साहित हैं और चूंकि वोकल फॉर लोकल को खूब तरजीह दी गई है, इसलिए अब उम्मीद ये की जा रही है कि जो आगामी जो वेडिंग सीजन शुरू हो रहा है 11 नवंबर से, उसमें जो CAIT का आंकड़ा है उसके मुताबिक 48 लाख के करीब शादियां होने वाली हैं, जिसमें 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होने की उम्मीद है। तो कुल मिलाकर जो पूरा फेस्टिव सीजन चल रहा है उसमें लोगों ने दिल खोलकर खर्च किया है और जमकर खरीदारी की है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। FNO गुरुकुल, मार्केट गुरुकुल और कमोडिटी गुरुकुल की धमाकेदार सफलता के बाद हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्टार्टअप्स गुरुकुल। दिवाली के इस खास मौके पर हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। इसमें वेबिनार में स्टार्टअप्स इकोसिस्टम को आप समझेंगे, साथ ही क्या कुछ चैलेंजेस रहते हैं और उनसे कैसे निपटा जा सकता है इस बारे में भी जानकारी हासिल कर पाएंगे। नए एंटरप्रेन्योर को ये जानने का और समझने का मौका मिलेगा कि आइडिया को कैसे डेवलप किया जाता है, उसे कैसे पेश किया जाता है। सबसे बड़ी बात, फंड कैसे जुटाएं, वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे इंप्रेस करें, इन सब के गुर सिखाए जाएंगे इस खास गुरुकुल में। और सबसे बड़ी बात यह है कि सक्सेसफुल स्टार्टअप के फाउंडर, वेंचर कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्री दिग्गज के आपके साथ अपने अनुभव साझा करेंगे ताकि आप उनके सक्सेस और फेलियर से कुछ सबक ले सकें। एक दिन का ये वेबिनार है, नए स्टार्टअप्स के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब खबर दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के स्तर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। कोर्ट ने कहा है कि रोक के बावजूद पटाखे जलाए गए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से जवाब मांगा है। डिटेल्स लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण मामले को लेकर के सुनवाई भी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों के ऊपर बैन लगाया गया, इसके बावजूद दिवाली के ऊपर बहुत सारे पटाखे बजाए गए। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये कैसे हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर दोनों से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग पटाखे बजाते हैं, जो स्टोर करते हैं, उनके परिसर को सील करने के ऊपर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पटाखों के ऊपर बैन है, इसको स्थायी करने के ऊपर भी काम किया जाए, ताकि अगली बार जब हम इस बैन के बारे में बात करें तो इसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर पूरी तरह से ठीक से हो। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर से 1 हफ्ते के अंदर अंदर जवाब मांगा है। इसके साथ साथ जो हरियाणा और पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं सामने आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर भी कंप्लायंस रिपोर्ट फाइल करने के लिए कहा है। इसके साथ साथ जो पंजाब सरकार है, उसने केंद्र सरकार से पराली प्रबंधन के लिए फंड देने की मांग की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि आप 2 हफ्ते के अंदर इनकी मांग के ऊपर विचार करें। अब सुप्रीम कोर्ट इस सारे मामले की सुनवाई 14 नवंबर को दोबारा से करेगा। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो राजधानी दिल्ली में हवा से लेकर पानी तक प्रदूषण का कहर बरकरार है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार 5 दिनों से बेहद खराब श्रेणी में टिकी हुई है। दिवाली के बाद स्थिति और भी बदतर हो चुकी है। आलम यह है कि आज सुबह दिल्ली का औसत AQI 373 था, जिसमें आनंद विहार में सबसे ज्यादा AQI 434 दर्ज किया गया है। तो दिल्ली की हवा और पानी दोनों की हालत बेहद खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार जो खराब श्रेणी का स्तर है वो छूता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं छठ से पहले यमुना का क्या हाल है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह।
ये है छठ पूजा से ठीक पहले यमुना नदी का हाल। दिल्ली में यमुना प्रदूषित है, टॉक्सिक है और इतनी ज्यादा जहरीली है कि यहाँ पूजा मनाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। नतीजा ये, इससे सटी हुई जगह पे एक अलग टेम्पररी घाट बनाए गए हैं। फिलहाल यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखा दूं, कहीं फूल मालाएं हैं, कहीं पॉलिथीन है, कप्स हैं, तमाम तरह के कचड़े और इन सबसे ज्यादा खतरनाक यहाँ पे जो पानी में घुला हुआ टॉक्सिक केमिकल है वो इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाता है और काफी दूर तक दुर्गंध यहाँ पे नदी की तरफ से आ रही है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पूजा करना तो बिल्कुल भी संभव नहीं है, पानी में खड़े होके अर्घ देना भी संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसमें खड़े होते हैं तो कई तरह की बीमारियां, स्किन से जुड़ी जो डिजीज हैं वो हो सकती हैं, इतनी ज्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें, यहाँ पे एक बैरियर बनाया गया है और उसके दूसरी तरफ छठ पूजा की तैयारियां की जा रही है। एक टेम्पररी घाट बनाया जाएगा, पानी वहां पे अलग से डाला जाएगा, तो लोग भले ही नदी में आएंगे अर्घ देने के लिए, पूजा करने के लिए, लेकिन नदी की हालत ऐसी है कि यहाँ पूजा नहीं कर सकते, इसलिए एक अलग से घाट बनाया गया है, एक आर्टिफिशियल घाट यहाँ पे बनाया जाएगा। फिलहाल तमाम कोशिशों के बाद, तमाम दावों के बाद भी हर साल की स्थिति यही होती है। छठ पूजा से ठीक पहले नदी के जो सफाई के तमाम वादे किए जाते हैं वो सभी झूठ पाए जाते हैं। आपने कई इस तरह की तस्वीरें देखी होगी जो फ्रॉथ या झाग बन जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे ये किया जा रहा है कि एंटी फोम एजेंट यहाँ पे पानी में मिलाया जा रहा है ताकि पूजा के समय आपको यहाँ पे झाग नहीं दिखाई देगा। अलग अलग जो इलाके हैं यमुना के दिल्ली में, वहां पे ये एजेंट मिलाए जा रहे हैं, लेकिन पानी फिर भी टॉक्सिक है, काफी ज्यादा खतरनाक है और पूजा योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। दिवाली को छोड़कर व्यापारियों की कभी छुट्टी नहीं होती। पूरे देश में छोटे मझोले ट्रेडर्स वेकेशन मना रहे हैं। उस समय मार्केट में कैसा माहौल है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। दिवाली खत्म हो गई है लेकिन छुट्टियों का दौर अभी भी जारी है। इस वक्त मैं अहमदाबाद के गांधी रोड पर मौजूद हूं। आप मेरे पीछे देखिए कि कई सारी दुकानें हैं वो बंद है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक आइटम का होलसेल और रिटेल का व्यापार होता है और जनरल गुड्स का भी बड़े पैमाने पर ट्रेड होता है। तो सिर्फ दिवाली के आसपास ही आपको ऐसा माहौल दिखेगा। आम दिनों पर यहाँ पर चलने की भी जगह नहीं मिलती, लेकिन अभी देखिए कोई आपको दूर दूर तक नहीं दिखाई देगा। आइए, ऐसे ही एक व्यापारी है जो कि यहाँ अपनी एक दुकान करके बिजनेस करते हैं। बताइए कि आपकी कौन सी दुकान है और आप क्या करते हैं? सर जी, मेरा लाइट का धंधा है, इलेक्ट्रिक का, लाइटिंग का। पर यहाँ पे ना पूरा जैसे दिवाली के दूसरे दिन से लेकर लाभ पंचम तक की पूरी छुट्टियाँ रहती है। यहाँ पे पूरा आल और गुजरात का बड़ा ट्रेड होता है। ये तो आज आप जो देख रहे हो छुट्टी के हिसाब से खाली पड़ा, नहीं तो वैसे यहाँ पे पाँव रखने की कोई सगवड़ नहीं होती है। पूरा एकदम बिल्कुल पैक सा रहता है। तो यही परंपरा सिर्फ आपको अहमदाबाद में ही नहीं, लेकिन गुजरात के छोटे से गांव से लेकर बड़े शहर तक चले जाइए, ऐसे ही माहौल आपको देखने को मिलेगा। लाखों जो छोटे मोटे व्यापारी है वो अभी वेकेशन के मूड में है और लाभ पंचमी के दिन फिर से श्री गणेश करके अपना कारोबार है वो शुरू करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। फिल्म अभिनेता विकी कौशल ने कहा है कि एंग्जाइटी को दोस्त बना लेना चाहिए। क्या एंग्जाइटी जीवन में आगे बढ़ने में मदद कर सकती है, जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। एंग्जाइटी कैसे करें मुकाबला। फार्मा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार ने जीएमपी यानी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस लागू करने की बात कही है। इससे दवाओं की क्वालिटी और स्टैंडर्ड सुधरने की उम्मीद है। हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने फार्मा सेक्रेटरी डॉक्टर अरुणीश चावला से खास बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। सर, जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सरकार पूरा सिस्टम लेके, कानून लेके आई है, इससे सबसे पहला क्या फायदा होने वाला है और अभी तक क्या स्टेटस है सर गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का, और जो कंपनियां इसको अपनाने के लिए आगे आ रही हैं उनके लिए किस तरह की मदद की स्कीम सरकार लेके आ रही है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का शेड्यूल M है, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। उन्हें रिवैम्प किया गया था, अपग्रेड किया गया था और उसे WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के समानांतर बनाया गया था, ताकि जो भी
दवाएं हमारे यहाँ बने वो जीएमपी स्टैंडर्ड्स के अनुसार हो। और खुशी की बात है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी 3000 कंपनीज और फर्म्स और प्लांट्स जीएमपी कंप्लायंट हैं और जन औषधि में 100% जीएमपी कंप्लायंस सुनिश्चित की जाती है और उसकी इंडिपेंडेंट ऑडिट भी की जाती है। हमारे यहाँ जो बड़ी कंपनीज हैं वो यूएस एफडीए कंप्लायंट भी हैं और इसके अतिरिक्त हम भी जो छोटे प्लांट्स हैं उनकी मदद करने के लिए हमने 100 डे प्रोग्राम्स के अंतर्गत भारत सरकार के उसे एक नया लिबरलाइज्ड प्रोग्राम लागू किया है जिसका नाम है रिवैम्प्ड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम। और उस योजना के अंतर्गत जो भी टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी, यूटिलिटीज, एचवैक, टेस्टिंग फैसिलिटीज प्लांट्स में अपग्रेड करने के लिए हम कंपनीज की सहायता करते हैं और बहुत सी कंपनीज जो हैं उसमें सहायता पाने के लिए उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है और उसकी लाभ प्राप्त कर रही हैं। लगभग 250 के करीब प्लांट्स ने ऑलरेडी इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन दी है। इसमें छोटे जो कंपनीज हैं वही इसके लिए एलिजिबल हैं। चलिए अब खबरें आपको दिखाते हैं चुनावी दंगल से जुड़ी हुई। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश जारी कर दिया है। कांग्रेस ने रश्मि शुक्ला पर विपक्ष के प्रति दुर्भावना का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने पिछले महीने रश्मि शुक्ला पर गैर कानूनी फोन टैपिंग के आरोप भी लगाए थे। इधर दोनों गठबंधन में बागियों को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने रश्मि शुक्ला से चार्ज लेकर उनके बाद सबसे वरिष्ठ आईपीएस को चार्ज सौंपने का आदेश भी दिया है। साथ ही 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल बनाकर अगला डीजीपी चुनने को कहा गया है। इधर नाम वापस लेने की आखिरी तारीख पर मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल ने यू टर्न ले लिया है। पहले वो 20 उम्मीदवार उतारने की बात कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने चुनाव में हिस्सा न लेने की बात कही है। पाटिल ने इस कदम से बीजेपी विरोधी वोटों के बंटने का खतरा कम हुआ है, जो महाविकास आघाड़ी के लिए राहत की बात साबित हो सकती है। वहीं पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा ने भी नाम वापस ले लिया है। वो अंधेरी ईस्ट से शिवसेना उम्मीदवार को चुनौती दे रही थी। साथ ही बोरीवली सीट से बीजेपी के बागी नेता गोपाल शेट्टी ने भी नाम वापसी का ऐलान कर दिया है। आज दोनों प्रमुख गठबंधनों का ध्यान अपने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज झारखंड चुनाव में गढ़वा से चुनावी शंखनाद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोटी, बेटी और माटी की पुकार का नारा दिया और जेएमएम कांग्रेस की सरकार पर जमकर वार भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीजेपी जो वादे करती है उसे पूरा भी करती है, जबकि कांग्रेस के झूठ से हिमाचल और तेलंगाना जैसे राज्यों के लोग भी त्रस्त हैं। झारखंड में हर तरफ एक ही गुंज है, रोटी, बेटी, माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार। मैं फिर से बुलाता हूं, बोलेंगे? सब बोलेंगे? रोटी, बेटी, माटी की पुकार। हिमाचल को तबाह करके रख दिया है। वहां कर्मचारियों के सामने सैलरी और पेंशन तक का संकट आने लगा है। अपने हक का डीए पाने के लिए कर्मचारियों को आंदोलन करने पड़ रहे हैं। यहां जो सरकारी मुलाजिम है ना, वो जरा हिमाचल के अपने परिचित हो तो पूछ लो क्या हाल करके रखा है इन्होंने। तेलंगाना में भी कांग्रेस सरकार के झूठे वायदों की वजह से वहां की जनता पस्त पड़ गई है।
तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। चुनाव में मुफ्त के वादों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच संग्राम छिड़ा हुआ है। क्या मुफ्त के चुनावी वादे राज्य सरकारों पर पड़ रहे हैं भारी? आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर।